एक हाईली इफ़ेक्टिव आदमी कौन होता है? एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके पास मजबूत वैल्यूज हो। क्या आपकी कभी अपने किसी रिश्तेदार या कलीग से खटपट हुई है? किसी से ये उम्मीद रखना कि वे बदलें, उससे पहले आपको खुद को बदलना होगा। क्या आपको लगता है कि आप में खुद को इम्प्रूव करने की क्वालिटी है? एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान के दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशन होते हैं। वे अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों और कलीग के साथ मिलजुल कर रहता है और एक अच्छा रिलेशन सालों साल तक चलता है। एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान कैसे बना जाए, ये आप इस किताब को पढ़कर सीख सकते हैं। जो भी आपकी जॉब हो, आप इस किताब से ये बात जान सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चे के साथ अपना रिलेशनशिप और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप एक बॉस हैं, जो इस किताब में आपको ऐसे टिप्स मिलेंगे जिससे आप भी और अच्छे लीडर बन पाएंगे। जब आपके कैरेक्टर अच्छा होगा तो लोगों की आपसे नज़दीकी और भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, मैं हूँ रश्मि, आप सभी का स्वागत करती हूँ इस YouTube चैनल में। और आज की हमारी बुक्स जो समरी है वो है दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। ये किताब कैरेक्टर इम्प्रूव करने में फोकस करती है। ज़्यादातर किताबें आपको इस बारे में शिक्षा देंगी कि दोस्त कैसे बनाएं, लोगों को इम्प्रेस कैसे करें, मगर 7 हैबिट्स आपको सबसे पहले एक इफ़ेक्टिव इंसान बनाने पर फोकस करती है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो बेशक आप एक इफ़ेक्टिव इंसान बन सकते हैं, मगर वो बस थोड़ा टाइम के लिए होगा। लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि आपके हर काम के पीछे कोई ना कोई मतलब है या कोई मोटिव है। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। आप अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे और आपको इससे पता भी चलेगा। लेकिन याद रखें कि आपको सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करना होगा। तो क्या आप तैयार हैं चेंज होने के लिए? क्या आज आप इस हाईली इफेक्टिव पर्सन बनेंगे? तो चलिए वो जानते हैं वो 7 हैबिट्स कौन सी हैं जिससे आप एक हाईली इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं। तो जो फर्स्ट हैबिट है वो है प्रोएक्टिव बने। हाईली इफेक्टिव पर्सन बनने का मतलब क्या है? साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो विक्टर फ्रैंकलर कहते हैं कि हमारे पास आसपास जो भी कुछ होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस पर कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं हमारे हाथ में होता है। प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है कि जो लोग चाहें, जो भी ओपिनियंस दें या जैसा भी उनका बिहेवियर हो, उसे उसमें इफेक्टेड नहीं होना होता है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं होती बल्कि उनमें होती है। जो नेगेटिव बात जो आपके बारे में बोलते हैं उनसे उनके खुद के नेगेटिव व्यू का पता चलता है कि वे दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन से अफेक्ट ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या ट्रैफिक। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ज़िंदगी में बुरा वक्त या गरीबी आए, मगर वो हर हाल में खुश रहेगा। एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हालात में भी बगैर कोई कंप्लेन किए अपना काम करता रहेगा। प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है, और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो खुद को नेगेटिव बना लेते हैं। एक बार लेखक स्टीफन कोवी जब सैक्रामेंटो में एक लेक्चर दे रहे थे तब अचानक भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। वो बड़ी एक्साइटेड होकर कुछ बोल रही थी। तभी उसकी नज़र लोगों पर पड़ी, जो इतनी सारी भीड़ थी जो उन्हें घूर रहे थे उन पर पड़ी। लोगों को ऐसे घूरते देखकर वो औरत वापस बैठ गई। अपना लेक्चर ख़त्म करने के बाद स्टीफन कोवी उस औरत के पास गए। उन्हें मालूम पड़ा कि वो औरत दरअसल एक नर्स थी और एक बड़े बीमार पेशेंट को फुल टाइम देखभाल कर रही थी। उसका वो जो पेशेंट था वो हर टाइम उस पर चिल्लाता रहता था। उसकी नज़र में वो सब कुछ गलत करती थी। उसने कभी भी उस नर्स को वेक करके थैंक यू नहीं बोला था। इन सब बातों की वजह से औरत बड़ी दुखी रहती थी। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस दिन स्टीफन कोवी के लेक्चर को सब्जेक्ट भी प्रोएक्टिविटी ही था। कोवी एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज़ तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती।
जब तक आप खुद ना चाहें, जब तक कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। ये लेक्चर सुनकर वो औरत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रिस्पॉन्स करना या ना करना उनके हाथ में है। उसने कोबी को बताया, मैंने दुखी होना खुद चुना था, मगर अब मुझे रियलाइज़ हो गया कि दुखी या सुखी होना मेरे हाथ में है। लेकिन अब किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है, जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में होता है। जब भी कोई चाहेगा उसे रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है, लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान का वो है जिसका अपना मूड का जो रिमोट कंट्रोल होता है उसके पास होता है। एक प्रोडक्टिव इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या वो सोच रहा है, क्या बोल रहा है। तो ये थी हमारी फर्स्ट हैबिट्स। आइए जानते हैं वो दूसरी हैबिट्स कौन सी है जो हमें एक हाईली इफेक्टिव इंसान बनाता है। तो वो दूसरी हैबिट है कि आपका लक्ष्य है उसको ध्यान में रखकर शुरुआत करें। उस जो लक्ष्य है उसके अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। आपकी लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अपने माइंड में एंड को लेकर शुरुआत से हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शन, आपकी वैल्यूज़, आपके पर्पज से मैच होनी चाहिए। आपका फाइनल गोल, आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, ताकि आपका हर स्टेज उसी तरफ जाए। कई बार बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हमें आए दिन किसी ना किसी चीज़ के लिए कंसर्न होना पड़ता है, और लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं कि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। जैसे कि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड करानी पड़ती है, लेकिन आप इसके लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि उसके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। आप ये भूल जाते हैं कि मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा उन्हें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन शो कराएं कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। आपकी बातों और आपके एक्शन में उनके लिए प्यार झलकना चाहिए, और आपका यही बिहेवियर आपके पेरेंट्स और उन बाकी लोगों के साथ भी होना चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड से मतलब है कि ये जानना कि आपके लिए सबसे वैल्यूबल क्या है। वो आपके अपने लोग हो सकते हैं या फिर आपके प्रिंसिपल जिन पर आपको पूरा यकीन है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके प्रिंसिपल से मैच नहीं करता है, जो आप एक इनफेक्टिव इंसान बन रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, मगर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर जाकर आप टूल्स लेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके घर का हर कोना चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप कुकिंग का शौक़ रखते हैं तो आपको अपनी किचन अपडेट रखनी चाहिए। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर आपने अपना घर अच्छे से प्लान नहीं किया है तो इसे प्रॉपर्ली ध्यान देना करना मुश्किल हो जाएगा, और लास्ट में आपको इसे रिपेयर कराने में फालतू पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे। लाइफ में हर चीज़ प्लानिंग मांगती है, और किसी तरह एंड को माइंड में रखकर चलने की शुरुआत होती है। ये सोचो कि आपको सबसे पहले क्या करना है, और ये श्योर कर लो कि आपके वैल्यूज़ के साथ फिट हो सके। क्या आप सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं, या फिर आप रिस्पेक्ट को ज़्यादा वैल्यू करते हैं? इसी को ध्यान में रखते हुए ये अपने दिन की शुरुआत करें, अपनी वैल्यूज़ पर पूरा यकीन रखें, ताकि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए आप अपने वैल्यूज़ के हिसाब से उन चैलेंजेस को फेस कर सकें। तो दोस्तों, हमने ये जाना, अब हम जानते हैं कि हैबिट्स नंबर 3 है, सबसे पहले हमें अपने ज़रूरी कामों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी कामों को करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट भी है। इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयर होते हैं, और यही चीज़ हमारी सारी लिविंग थिंग्स में सुपीरियर बनाती है, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को एवेल्यूएट कर सकते हैं। और जब हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब हमें बहुत से काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी होती है। कुछ लोग प्लानर्स की हेल्प लेते हैं ताकि उन्हें याद रहे, कुछ लोग टू डू लिस्ट या बोर्ड्स बनाते हैं ताकि उन्हें ज़रूरी काम याद रहे। लेकिन इन सब के बावजूद कई बार हमें अपने बेहद ज़रूरी काम
टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते। जब आपकी प्रायोरिटीज पूरी नहीं हो पाती है तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी समस्या नहीं है। असली समस्या ये है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज को दिल दिमाग में बैठाया ही नहीं था। आपने ये सोचा ही नहीं था कि आपकी टॉप प्रायोरिटीज क्यों हैं, क्यों ये आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। सोचिए ज़रा इसके बारे में, ये आपको और ज़्यादा मोटिव करेगा। टाइम मैनेज करना चैलेंज नहीं बल्कि खुद को मैनेज करना है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें, इसके बाद का मतलब है कि अपनी प्रायोरिटीज को पहले नंबर पर रखें। इसका मतलब ये भी है कि ज़रूरत पड़ने पर आप ना बोलना सीखें। जब आपके पास करने के लिए ढेर सारा काम हो तो उस टास्क को ना बोल दीजिए जो आपकी प्रायोरिटीज का हिस्सा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सेंड्रा को एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनाने को बोला गया, मगर उसके पास पहले से ही इम्पोर्टेंट टास्क थे, मगर प्रेशर में आकर उसे हाँ बोलना पड़ा। सेंड्रा ने उसे अपने पड़ोसी कॉनी को पूछा कि क्या वो इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहेगा। सेंड्रा की बात सुनकर कॉनी ने कहा, सेंड्रा ये प्रोजेक्ट काफ़ी मज़ेदार लगता है, मगर कुछ रीजन से मैं इस पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, मगर सच में तुम्हारा इस इन्विटेशन को मैं एप्रिसिएट करती हूँ। उसके बाद सेंड्रा को लगा कि जैसा कॉनी ने किया था उसे भी वही करना चाहिए था। वो भी तो पोलाइटली ना बोल सकती थी। जब उसे चेयरमैन बनने के लिए बोला गया था, ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी के लिए अच्छा था, मगर कॉनी को अपना टॉप प्रायोरिटीज मालूम थी, इसीलिए उसने ना बोल दिया। उसके पास करने के लिए दूसरे ज़रूरी काम थे और इसीलिए उसने पोलाइटली ना बोलने की हिम्मत की। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ को अपने दिल और दिमाग में अच्छे से प्लान कर लेंगे तो आपके लिए बाकी चीज़ों को ना कहना आसान हो जाएगा और आप अपने ज़रूरी कामों को आसानी से टाइम पर पूरा कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास विल पावर हो जिससे आप ज़रूरी कामों को सबसे पहले निपटा सकें। हैबिट्स नंबर 4 है थिंक विन विन। विन विन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको और उन लोगों को जिनके आप इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी बेनिफिट देगा। जब भी आपका अपनी फैमिली और कलीग के साथ कोई इशू होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन निकालना ही पड़ता है जिससे सबका भला हो। विन विन बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन नहीं बन पाएगा। इमेजिन करो कि आपका अपने कलीग से डिसएग्रीमेंट हो गया, तो आपको ये करना है कि जो भी समस्या है उस पर खुलकर बात करनी चाहिए। उसका कोई एक ऐसा सल्यूशन निकालो जो आप दोनों के लिए सही हो, लेकिन अपने कलीग को खुद पर हावी ना होने दो, ना ही आप उस पर हावी हो। आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होना चाहिए जिससे दोनों की जीत हो। इस तरह से आपके और आपके कलीग से कोऑपरेशन रहेगा जिससे आप एक टीम की तरह काम कर सकेंगे। एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने से ये कुछ ज़्यादा अच्छा है। अब इमेजिन करो कि आप बॉस हो और आप अपनी किसी एम्प्लॉय से आपका डिसएग्रीमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी ही बात ऊपर रहेगी, क्योंकि आपका एम्प्लॉय अपनी जॉब की वजह से आपके सामने चुप ही रहेगा। एक बॉस होने के नाते आप बेशक आर्गुमेंट में उससे जीत जाएं, मगर लॉन्ग रन में देखें तो आपकी हार ही होगी, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज़ को नीचा दिखाकर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। वो आपके लिए काम तो करेगा मगर मन मार के। तो कुल मिलाकर नुकसान तो आपका ही होगा ना। कॉम्प्रोमाइज़ करना हमेशा अच्छा होता है, फिर भले ही आप बॉस क्यों ही ना हो। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल ना करें। अपने एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप हमेशा विन विन सिचुएशन सेटल करते हैं तो आपके एम्प्लॉय ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे और ये आपकी कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। साथ ही आपको बार बार लोगों को हायर करके उन्हें ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विन विन सिचुएशन सिर्फ वर्क प्लेस पर ही अप्लाई नहीं होती है, ये हर तरह की रिलेशनशिप पर एप्लीकेबल है। जब भी आपके अपने पार्टनर, आपके बच्चे, दोस्त या पड़ोसियों के साथ डिसएग्रीमेंट हो तो विन विन सिचुएशन के बारे में सोचो। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके हर रिलेशन में
और भी ज़्यादा प्यार और ट्रस्ट आएगा। हैबिट्स नंबर 5 है, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझें। क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब किसी ने आपसे अपनी समस्या शेयर की थी और क्या आपने उनकी बात सच में सुनी भी थी? क्या आपने एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझें। ये अच्छी कम्युनिकेशन का यही तरीका है कि आप अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। बचपन में हम लिखना, पढ़ना, बोलना सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी की बात सही ढंग से सुनने के लिए ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। किसी के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। गुड लिसनिंग वो होती है जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रखकर सोचते हैं, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। जब आप सुनते नहीं हैं तो आप उस इंसान की बात समझे बगैर रिप्लाई करने लगते हैं, मगर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो इंसान असल में कैसा फील कर रहा है। और जब आप इस तरीके से किसी की बात सुनेंगे तभी जाकर उस इंसान को कोई अच्छी एडवाइस दे पाएंगे या उनकी सच में कोई हेल्प कर पाएंगे। एक बार एक आदमी किसी ऑप्टीमेट्रिस्ट के पास गया। उसको कुछ विजन की समस्या हो गई थी। उस आदमी ने ऑप्टीमेट्रिस्ट को बताया कि उसको क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस ऑप्टोमेट्रिस्ट ने क्या किया कि उसने उस आदमी को एक अपना चश्मा दे दिया। ऑप्टोमेट्रिस्ट ने कहा कि इन्हें पहनो, मैं पिछले 10 सालों से यही चश्मा पहनता आया हूँ और मुझे साफ दिखाई देता है। मेरे पास एक जोड़ी एक्स्ट्रा पेयर घर पे रखा है, तो तुम ये वाले पहन लो। उस आदमी ने ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात मानकर वो चश्मा पहन लिया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उसे और भी धुंधला दिखाई देने लगा। ये बहुत अच्छे ग्लासेस हैं, तुम और कोशिश करो सही ढंग से देखने की। उस की बात मानकर उस आदमी ने फिर से ट्राई किया, मगर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी उस चश्मा को पहनकर उसे साफ नहीं दिखाई दिया। जब ऑप्टोमेट्रिस्ट ने उससे कहा कि वो पॉजिटिव सोचे, इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, ओके, अब भी मुझे पॉजिटिवली कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा। ये बात सुनकर ऑप्टोमेट्रिस्ट अपसेट हो गया, क्योंकि आखिरकार वो तो उस आदमी की बस मदद करना चाहता है। उसे लगा कि शायद वो आदमी झूठ बोल रहा है और अनग्रेटफुल है। हम भी कई बार ठीक इसी तरह से ऑप्टोमेट्रिस्ट की जैसे ही बिहेव करते हैं। हम यही कहते रहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो, या मेरी बात मान के देखो, लेकिन हम कभी भी ट्राई नहीं करते वो आदमी वाकई में कैसा फील कर रहा है और उसका कैसा रिजल्ट निकलता है कि वो इंसान हम पर कभी भी यकीन नहीं करेगा और ना ही कभी दोबारा हमारे पास अपनी समस्या लेकर आएगा। अगर आप सच में किसी के हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करें। ऐसा करके आप उनका ट्रस्ट जीत लेंगे और उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपके एक्शन के पीछे कोई मोटिव नहीं है, बस आप हेल्प करने की इच्छा है। वो फिर आपको समझना शुरू कर देगा। तो हैबिट्स नंबर 6 है, तालमेल कायम करना। सिनर्जी का मतलब है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ ऑक्यूप्लेस कर सकते हैं। जब एक टीम का मेंबर दूसरी टीम के मेंबर के साथ मिलकर काम करता है तो वो दोनों मिलकर एक अकेले इंसान के मुकाबले बहुत ज़्यादा अचीव कर सकता है। जब भी कोई नेचुरली डिजास्टर या कैलामिटी जैसी आग, टाइफून या अर्थक्वेक होता है तो लोग सिनराइज हो जाते हैं, यानी साथ मिलकर काम करते हैं। तो मुसीबत पे पड़े लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। तब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। मुश्किल सिचुएशन लोगों के अंदर कोऑपरेट करने की फीलिंग्स ले आती है और सब तुरंत मिलजुल कर एक सरवाइव करने के लिए काम करते हैं। सिनर्जी का मतलब कोऑपरेट या कोलाब्रेशन भी है। इसका मतलब साथ मिलकर चलना या कंबाइंड एफर्ट भी है। चाहे कोई भी ग्रुप हो, मगर आपस में सिनर्जी
होगी तो इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन समस्या तो ये है कि सिनर्जी हमारी लाइफ में हर रोज़ नहीं होती है। लोग आपस में अपने डिफरेंसेस दूर करना ही नहीं चाहते। उन्हें ये बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हर किसी की एक डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हम इस दुनिया को अलग अलग नज़र से देखते हैं क्योंकि हम अपने खुद के हिसाब से दुनिया को देखते हैं। हमें ये समझना होगा कि दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया लिमिटेड होता है, इसीलिए हमारी सोच भी लिमिटेड होती है। हमें दूसरे लोगों को जानने और उनके एक्सपीरियंस को समझने की खास ज़रूरत होती है। ये किसी ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह है। या हो सकता है कि जो मुझे एक यंग लेडी नज़र आ रही है वहीं आपको एक बूढ़ी औरत दिखाई दे। हम दोनों ही उस इमेज को डिफरेंटली इंटरप्रेट कर रहे हैं। हालांकि हम दोनों की अपनी जगह सही है, हम दोनों अपनी जगह सही हैं, तो इस बात पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिनराइज करने के लिए हम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही पड़ेगा और इस तरीके से हम एक बड़ी पिक्चर देख सकते हैं। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेशन। इसका मतलब है कि अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे के विचारों की कद्र करना। ये मतलब तभी साबित करने की कोशिश ना करें कि बस आप सही हैं और दूसरा बंदा गलत है। उस इंसान की नज़रिए से भी समझने की कोशिश करें। इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। बहसबाजी करने से बेहतर और भी कई ऑल्टरनेट हैं। जब आप दूसरों के व्यूज को रिस्पेक्ट करने लगते हैं तो आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आप कोऑपरेट करके काम करने से कई सारी नई और अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे जो हैबिट्स नंबर 7 है इस बुक के अनुसार वो है शार्पनर द शॉ। आरी में धार लगाना। मतलब शार्पनर द शॉ से हमारा मतलब है कि अपने सबसे बड़े एक्सेस को शार्प करें, यानी हमेशा कुछ नया सीखते रहें और आपका सबसे बड़ा एसेस्ट आप खुद हैं। आपको रेगुलरली खुद को रिन्यू करना पड़ेगा। अपनी लाइफ के हर एक्सेप्ट में आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। आप रेगुलरली एक्सरसाइज में से खुद को रिन्यू रख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं या फिर महंगे इक्विपमेंट ही खरीदें। आप घर में ही सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप रन कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या फिर रैपिड वॉक ले सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं तो स्लो तरीके से कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि डे बाय डे आपकी बॉडी इम्प्रूव हो रही है। इस तरह से आप अपनी रिस्पिरिटी को रिन्यू करने की ज़रूरत है। ऐसा कई बार होता है जब आप खुद को पूरी तरह थका हुआ पाते हैं। रोज़मर्रा के चैलेंज में हम बेहद थक जाते हैं, तो हमें खुद को इंस्पायर रखने की बेहद ज़रूरत होती है। और आप रीडिंग, म्यूजिक, बुक रीडिंग करके या फर्नीचर के साथ जुड़कर खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आपकी स्पिरिट किस तरीके से अच्छा फील करेगी, आपकी आत्मा किस तरीके से अच्छा फील करेगी। कभी कभी एक ब्रेक लेना भी ज़रूरी होगा ताकि आप खुद को दे सकें और अपने बारे में सोच सकें। हम जब यंग होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही अपनी एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन एक बार स्कूल ख़त्म करने के बाद हम शायद ही कोई बुक पढ़ने का टाइम निकाल पाते हैं या कुछ नया सीख पाते हैं। लेकिन लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही लिमिट नहीं होती है। हम इसके बाद भी खुद को एजुकेट करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। अपने डेली रूटीन के कामों से हटकर कुछ अलग चीज़ें ट्राई करें। खुद को चैलेंज करें कि आप कम से कम हर महीने एक बुक पूरी पढ़ सकते हैं। और जो लोग बहुत बिजी होते हैं और बुक नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए उनके लिए आप थोड़ा सा टाइम निकालें। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे इमोशन लोगों के साथ इंटरकनेक्ट करने से ही पैदा होते हैं। हर दिन हमें दूसरों के साथ अपने रिलेशन इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। तभी तो कहा गया है कि अर्न योर नेगोयर लव, यानी कि अपने पड़ोसियों से प्यार करें। अगर आप एक नेचर पर्सन हैं तो यकीन मानिए कि आप एक लंबी खुशहाल लाइफ ही जिएंगे।
अब इमेजिन करें कि जैसे आप जंगल में वॉक पर गए हों, आपको एक आदमी नज़र आ जाता है तो एक छोटे से पेड़ को काट रहा हो। आप देखते हैं कि वो आदमी काफ़ी थक गया है, तो आप उससे पूछते हैं कि वो कितनी देर से ऐसा कर रहा है। वो आदमी कहता है 5 घंटे हो गए और मैं थक कर चूर हो गया, ये बड़ी मेहनत वाला काम है। तो आप उस आदमी को सलाह देंगे कि उसे कुछ मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। हो सकता है कि उसे अपना यानी कि अपनी सारी जो शार्पनर करने की ज़रूरत है, और आप उसे ये भी कहते हैं कि मुझे यकीन है कि इससे आपका काम तेज़ी से होगा। मगर वो आदमी मना कर देता है। वो कहता है कि वो इतना बिजी है कि उसके पास टाइम ही नहीं है रेस्ट करने का, ब्रेक लेने का। तो आप किसी भी चीज़ को इफेक्टली कट करने से यानी कि आरी को तेज़ करने की ज़रूरत होती है। ठीक इसी तरह से खुद को भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें भी अपने एक्सेस शार्पन करने होंगे। आपको टाइम निकाल कर खुद को रीन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टूल आपकी लाइफ में ज़रूरी हैं वो आपके पास हैं। बस उनको शार्पन करने की ज़रूरत बीच बीच में पड़ती रहती है, और आपके एसेस्ट हैं आपकी बॉडी, माइंड और सोल, और उन्हें शार्पन करना कभी ना भूलें। तो दोस्तों, आपने हाईली इफ़ेक्टिव लोगों की 7 हैबिट्स सीखी। हैबिट्स नंबर प्रोएक्टिव बने। हैबिट्स नंबर 2 एंड को ध्यान में रखकर किसी काम की शुरुआत करें। हैबिट्स नंबर 3 सबसे पहले ज़रूरी काम को प्रायोरिटी दें। हैबिट्स नंबर 4 बिन बिन सिचुएशन सोचें। हैबिट्स नंबर 5 अपनी बातों को समझने के बजाय अपने आप को अपनी बात समझाने की बजाय पहले दूसरों की बात समझने की कोशिश करें। हैबिट्स नंबर 6 से